हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको कैंपिंग से रिलेटेड कुछ घटनाएं बताने वाला हूँ। ये सारी घटनाएं मुझे रेडिट से मिली हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये पहली घटना एरी नाम के एक आदमी के साथ घटी है और अब आगे की घटना मैं आपको एरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम एरी है। ये घटना 2020 में घटी थी जब कोविड का टाइम था। लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद हो चुका था। मैं उस वक्त अकेला था, कैंपिंग करने जाने वाला था। हालांकि उस वक्त यहाँ पर कोई इतना ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने सोचा कि जब मुझे सबसे अलग ही रहना है तो क्यों ना कुछ दिनों के लिए मैं जाके कैंपिंग कर लूँ। तब मुझे नहीं पता था कि ये लॉकडाउन का सीन इतना बड़ा हो जाएगा। मुझे लगा कि एक छोटा मोटा लॉकडाउन है जो कि कुछ दिनों में हट जाएगा, लेकिन फिर ये बढ़ता ही चला गया। मैं भी कैंपिंग करने के लिए गया हुआ था। जब लॉकडाउन का दूसरा दिन था तो मैं अपने ट्रैवल बैग को लेके सबसे छुपते छुपाते कैंपिंग एरिया पर चला गया था। वहाँ पर एकदम सन्नाटा था। पहली बार उस कैंपिंग एरिया में मैंने इतना सन्नाटा देखा था। मेरे अलावा और वहाँ पर कोई भी कैंप करने नहीं आया था। यूजुअली जब भी मैं वहाँ पर कैंपिंग करने जाता हूँ तो मुझे अक्सर 4 से 5 कैंप लगे मिलते हैं। सबकी हंसने की आवाज़ आती है, एक दूसरे से लोग बातें करते हैं। लेकिन उस वक्त वहाँ पर कोई भी नहीं था, ना ही कोई फॉरेस्ट रेंजर और ना ही कोई गार्ड। वहाँ पर सब राउंड लिया करते हैं, लेकिन इस समय वहाँ पर कोई भी नहीं था। कुछ देर के लिए मुझे लगा कि शायद मैंने आके गलती कर दी है या फिर कोई इलीगल काम किया है। अगर किसी को मेरे यहाँ पर होने का पता चला तो मुझ पे हैवी पेनल्टी भी लग सकती है या फिर कुछ दिनों की जेल। पर जिस हिसाब से वहाँ पर सन्नाटा था और वहाँ पर कोई भी नहीं था तो मुझे लगा कि मुझे किसी तरह की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आराम से यहाँ पर कैंपिंग कर सकता हूँ और अगर किसी ने मुझे यहाँ से हटाने की भी कोशिश की तो मेरा घर बस यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। मैं चुपचाप अपना बैग पैक करके चला जाऊंगा। जहाँ पर वो कैंपिंग लोकेशन था वहाँ से मेरा घर करीब 30 से 40 मिनट की दूरी पर ही था, जो कि मैं आराम से जा सकता था। मेरे और भी फ्रेंड्स थे जिनको कैंपिंग करना बहुत अच्छा लगता था और मैं अक्सर उन्हीं के साथ कैंपिंग आया करता था। लेकिन कोविड के इस लॉकडाउन की वजह से वो लोग भी मेरे साथ कैंपिंग पर नहीं है। हालांकि ये लोकेशन, जो कैंपिंग लोकेशन थी, उनके घर से काफ़ी ज़्यादा दूर थी। मेरे लिए पहुंचना थोड़ा सा आसान था, लेकिन उनको थोड़ा लंबा पड़ता। ये भी एक रीज़न था कि वो लोग नहीं आए। मैं पहले भी बहुत बार सोलो कैंपिंग कर चुका हूँ और मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। वही सब सोचते हुए मैं इस बार भी सोलो कैंपिंग कर रहा था। वहाँ पर मैं गया और मुझे मेरी फेवरेट स्पॉट भी मिल गई जहाँ पर मुझे कैंपिंग करना बहुत पसंद है। कभी कभी मेरी वो फेवरेट स्पॉट मुझे मिलती ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कभी किसी और का कैंप लगा होता है या तो कभी उसको कोई और एक्वायर कर लेता है। लेकिन आज वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। पानी की एक छोटी सी नदी बह रही थी जो कि ऊंचे पहाड़ों से होते हुए नीचे की तरफ जा रही थी। पक्षियों की आवाज़ें, हल्की फुल्की ठंड थी हवाओं में, लेकिन सब कुछ एकदम शांत और खामोश। उस वक्त थोड़ा सा अजीब लगा था, क्योंकि इतनी शांति की मुझे आदत नहीं थी। उसी शांति में मैंने अपना कैंप लगाया। अकेला था इसलिए ज़्यादा सामान लेकर नहीं आ पाया था। कुछ सैंडविचेस, बियर के कुछ कैन, सिगरेट और आग जलाने के लिए लकड़ियां भी लेकर आया था। वो काफ़ी सेफ जगह थी। कैंप लगाने के बाद मैं कुछ देर वहीं पर बैठ के म्यूजिक सुनने लगा। एक किताब लेकर आया था, उसे भी पढ़ रहा था। थोड़ा बहुत फोटोग्राफी का भी शौक था, लेकिन जल्दी जल्दी में कैमरा लाना भूल गया था, इसलिए वहीं पर ही बैठा हुआ था। मैं अपने फ़ोन से लगातार अपने दोस्तों को कॉल भी मिला रहा था और उनसे बात भी कर रहा था। उस जगह पर नेटवर्क बहुत थोड़ा बहुत आता है, इसलिए थोड़ा सा दूर हट के, यानी कि कैंपिंग लोकेशन से थोड़ी सी हट के बात करनी पड़ती है, लेकिन बात आराम से हो जाती है। कैंप सेटअप करते हुए जगह तक पहुंचते हुए थोड़ी सी शाम हो गई थी। सूरज उतना नहीं डूबा था, बस डूबने ही वाला था।
सूरज के डूबने के साथ अंधेरा और ठंड दोनों बढ़ते जा रहे थे। मैं कैंप फायर को जला रहा था, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। उस पूरे अंधेरे में सिर्फ उतनी जगह ही रोशनी थी जहाँ पर मेरी कैंप फायर जल रही थी। शांति में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद वो शांति मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगी, बोरियत होने लगी थी। बहुत दिनों बाद सोलो ट्रिप प्लान की थी मैंने। कितना बियर पीता या कितनी ही बुक्स पढ़ता, चुपचाप कैंप में लेटा हुआ था। दोस्तों को कॉल भी मिला रहा था, लेकिन जैसा मैंने बताया कि उस लोकेशन पे कॉल लग नहीं रही थी। मैं फिर दूसरी जगह कैंप से बाहर निकला और दोबारा उसी प्लेस पर जाने लगा जहां पर नेटवर्क आता है। कैंप से करीबन 3 से 4 मीटर की दूरी पर था। मैं वहीं पर ही गया। जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा, नेटवर्क आ गया और मैंने अपने दोस्त हैरिस को फ़ोन लगाया। उससे ही बात कर रहा था। उस वक्त हैरिस शायद अपने कंप्यूटर पे गेम खेल रहा था। मैंने हैरिस से बोला कि तू क्या कर रहा है। हैरिस ने मुझे अपने बारे में बताया। मैंने उसे कहा कि मेरे को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है, बोरियत हो रही है और इस वक्त तो मैं घर भी वापस नहीं जा सकता हूँ क्योंकि रात हो चुकी है। यहाँ पर रुकने के अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। वैसे तो मैं प्लान करके आया था कि 2 दिन यहाँ पर रुकूं, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ बोरियत हो रही है, 1 भी घंटा रुकना मेरे लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और ये बात करते हुए मैं लगातार बियर पीते जा रहा था और हर एक मिनट के साथ नशा चढ़ता जा रहा था। हैरिस से बात करते वक्त मैंने अपने कैंप की तरफ पीठ की हुई थी और दूसरी तरफ देख के बात कर रहा था। एक हाथ से फोन को कान में लगाया हुआ था और दूसरे हाथ में बियर की कैन थी। करीबन 1 से 2 मिनट तक मेरी उससे बात हुई। उसके बाद मैं दोबारा अपने कैंप की तरफ घूमा और मैं देख के एकदम हैरान हो गया। मेरे कैंप के पास एक काली परछाई खड़ी थी, आदमी की। वो मुझे ही देख रही थी। कैंप की आग की रोशनी में मुझे उसका चेहरा हल्का फुल्का दिखाई दे रहा था, लेकिन वो वहीं पर ही थी, साफ साफ खड़े होकर मुझे ही देख रही थी। उसकी हाइट लगभग मेरे जितनी ही थी। वो किसी आदमी की परछाई थी। आधा चेहरा अंधेरे में डूबा हुआ था और हाथ पैर साफ साफ दिखाई दे रहे थे। मैं उसे ही देख रहा था। कुछ देर तक वो मुझे देख रहा था और इधर हैरिस फोन पे लगातार हलो हलो करके मुझे बुलाए जा रहा था। कुछ समझ में नहीं आया। उसने मेरी आंखों के सामने कैंप फायर पे जोर से लात मारी और वो लकड़ियां पूरे जंगल में बिखर गई। उसके लात मारने की वजह से आग तो बुझ गई थी, लेकिन सुलगती हुई लकड़ियां आधे मेरे कैंप के ऊपर पड़ी और आधी कुछ पेड़ों के ऊपर। पूरा अंधेरा हो चुका था। अब मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। अंधेरे में बस सुलगती हुई थोड़ी थोड़ी लकड़ियां, जिनकी लाल रोशनी से मुझे यह पता चल रहा था कि वो कहां पर गिरी हुई हैं। हैरिस मुझे लगातार फोन पे बात किए जा रहा था। मैंने हैरिस से बोला, हैरिस यहाँ पर कोई है? और तभी हैरिस ने पूछा कि कौन है। उसका फोन अचानक से कट गया। मैंने फोन की तरफ देखा तो नेटवर्क गायब हो चुका था, पर अभी कुछ देर पहले नेटवर्क यहाँ पर था। मेरी हैरिस से ही बात हो रही थी। वो आदमी लात मारने के बाद लकड़ियों से गायब हो गया। सब कुछ एकदम अंधेरे में डूब चुका था। रात के कीड़े मकोड़ों की भी आवाज नहीं आ रही थी। वो कौन था, इतनी जल्दी कहां से आया और कहां चला गया, कुछ भी पता नहीं चला। मेरे हाथ में मेरा फोन था जो कि मैंने अपने पॉकेट में डाला। बियर की कैन वहीं पेड़ के पास रख दी और धीरे धीरे कैंप की तरफ जा रहा था। पहले मुझे लगा कि ये सब शायद मेरा कोई नशा होगा, लेकिन वो कैंप फायर की लकड़ियां जिस हिसाब से बिखरी हुई थी, वो मेरा नशा नहीं था। वो लकड़ियां एकदम सही जगह पर जाके गिरी, वरना उनकी वजह से जंगल में आग भी लग सकती थी। लेकिन सब कुछ एकदम ठीक था। उसने इतनी सटीक तरीके से लात मारी थी कि पूरी लकड़ियां पानी में जाके गिरी और कुछ ही लकड़ियां इधर उधर बिखर गई थी। बची हुई लकड़ियां मेरे कैंप के अंदर चली गई, जिनकी वजह से वो भी जल गया था। मैं किसी तरह भागते हुए अपने कैंप के पास गया, तुरंत सारी चीजों को बुझाया और उस आदमी को चिल्ला के बुलाने लगा कि तुम कौन हो, तुमने ऐसी हरकत क्यों की, तुम कहाँ चले गए। उसका कोई भी जवाब नहीं आया। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही थी। नशा भी चढ़ा हुआ था। मैं कैंप फायर की सारी आग को बुझा रहा था, धीरे धीरे लकड़ियों को जमा कर रहा था। मेरे पास टॉर्च थी, उसी से चारों तरफ देखने की कोशिश कर रहा था। तभी दोबारा मैंने बहती हुई छोटी सी नदी की तरफ देखा। वो आदमी वहीं पर खड़ा था, मुझे देख रहा था। चांद की हल्की फुल्की रोशनी उसके ऊपर पड़ रही थी। मैंने तुरंत अपनी टॉर्च लेके उसकी तरफ देखने लगा। वो वहीं पर ही खड़ा था। मैंने उससे लगातार पूछा कि वो क्या कर रहा है, उसने ऐसा क्यों किया, आखिर वो कौन है।
अगर उसको ये लोकेशन पता थी तो वो ले सकता था, उसको ये हरकत करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं उससे गालियाँ दे के बात कर रहा था। अगर उसकी इस हरकत की वजह से फॉरेस्ट में आग लग जाती तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। मैं ये बात करते हुए उसी की तरफ जा रहा था, मेरा ध्यान भी उसी की तरफ था। धीरे धीरे जब मैं उसके पास पहुंचा तो मेरा पैर फिसल गया और मैं किसी तरह गिरने से बच गया। मैं उस झील के पास पहुंच चुका था जिसकी धारा बढ़ चुकी थी, पानी का फ्लो थोड़ा ज़्यादा तेज था। मैंने जब उसे देखा तो मैं देख के हैरान हो गया। वो पानी के ऊपर खड़ा था, चल रहा था, और ये चीज़ देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। उसकी आंखें चांद की रोशनी में और ज़्यादा बड़ी हो रही थी और धीरे धीरे चमक रही थी। वो मुझे लगातार चिल्ला के बोल रहा था, यहाँ से चले जाओ। मैं कुछ देर तक बस उसे ही देखता रह गया। समझ में नहीं आ रहा था कि जो देख रहा हूँ वो सच है या मेरा वहम। वो पानी में खड़ा था, उसकी हाइट शायद धीरे धीरे बढ़ रही थी और छोटी हो रही थी। आंखें थोड़ी थोड़ी देर में ज़्यादा चमक रही थी। आवाज़ ऐसी थी जैसे एक साथ दो लोग बोल रहे हो। मैंने अपना कैंप वहीं पर ही छोड़ दिया, सारे सामान वहीं पर छोड़ दिए। कुछ देर के लिए रुका भी नहीं। वो धीरे धीरे मेरी तरफ दोबारा आ रहा था, शायद मुझे मार देता। वो कोई इंसान तो नहीं था। मेरी तरफ आते वो अंधेरे में गायब हो गया। सब कुछ छोड़ के मैं वहां से लगातार इतनी तेजी से भागा, शायद इतनी तेजी से मैं पहले कभी ना भागा हूं। नशे में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। टॉर्च की रोशनी से जितना बहुत देख पा रहा था, भागते हुए मेन रोड की तरफ जा रहा था। पैर में चोट भी लग गई थी, एक दो पेड़ की टहनियों से मेरे हाथ भी छिल गए थे, लेकिन मैं रुका नहीं। रोड पर पहुंचने से पहले मेरी टॉर्च वहीं पर ही गिर गई और वो जल रही थी। मैं टॉर्च को उठाने के लिए भी पीछे नहीं घूमा और वापस मेन रोड से अपने घर के डायरेक्शन में भागने लगा। पीछे मुड़ के देखा तो वो काली परछाई रोड पर आके खड़ी होकर मुझे ही देख रही थी और मेरी टॉर्च वहीं पर ही जल रही थी। मेरी जलती हुई टॉर्च को उसने लात मारी और बुझा दिया, जैसे कि उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। वो बार बार चिल्ला के कह रहा था, भाग जाओ यहां से। वो कोई इंसान तो नहीं था। वो चाहता तो इतनी स्पीड से मेरी तरफ भी भागते हुए आ सकता था, लेकिन वो नहीं आया। मैं फिर उसके बाद घर पहुंच गया। पूरी रात मैं भागता रहा, हाथ पैर में चोट लग गई थी। मुझे डर लग रहा था कि कोई मेरा पीछा ना कर रहा हो। वो जगह रात में एकदम सुनसान थी। लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद था। यूजुअली उस रात में वहां पर गाड़ियां भी चलती थी, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं हो रहा था। सब कुछ, पूरा शहर एकदम जैसे खामोशी में डूबा हुआ था। मैं रात में 2-3 घंटे लगातार भागते हुए अपने घर पर पहुंचा। कुछ भी नहीं मिला। इस घटना के बारे में मैंने अपने पेरेंट्स को ही बताया। मेरी मॉम ने मेरा फर्स्ट एड किया और फिर इस घटना के बारे में मैंने अपने दोस्तों को भी बताया। लकीली मैं अपना फ़ोन लेकर आ गया था। कोविड के दौरान जब लॉकडाउन का टाइम बढ़ता चला गया, मैं उस जगह पे कैंप सेट उठाने भी नहीं गया। और फिर जब सब कुछ नॉर्मल हुआ और उस जगह अपने दोस्तों के साथ जाके देखा तो मेरा कैंपिंग सेट वहीं पर ही पड़ा हुआ था, पर वो पूरी तरीके से उधर चुका था। जब मैं उसे वहां पर छोड़ के गया था, उससे ज़्यादा बुरी हालत वहां पर उसकी हो चुकी थी। और ये मेरा कोई वहम नहीं था। मेरे दोस्तों ने मेरी बात पर विश्वास किया, वरना मैं अपने महंगे इक्विपमेंट्स, अपना कैंपिंग सेट वहां पर छोड़कर नहीं आता। और ये वाकया मैं सबको बताया करता हूँ। तो दोस्तों, ये थी कैंप से रिलेटेड एक पहली घटना। अब मैं आपको एक दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना वेंजो नाम के एक आदमी के साथ घटी थी, और अब आगे की घटना मैं आपको वेंजो के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम व्यांजो है। वैसे तो मैं कोरिया का रहने वाला हूँ, लेकिन यूएस में अपनी पढ़ाई के लिए आया हुआ था। यहाँ पर मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बने। मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था। मैंने उनके साथ कई कैंपिंग ट्रिप्स भी की हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसी कैंपिंग ट्रिप है जो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। मेरे साथ मेरे दो दोस्त एमा और शैली, और एक और लड़का था जिसका नाम एंड्रू था। हम चारों लोग कैंपिंग करने के लिए गए थे। मुझे पहले कैंपिंग का बिल्कुल भी शौक नहीं था, लेकिन एमा, शैली और एंड्रू, ये तीन लोग लगातार पहले से ही कैंपिंग जाया करते हैं, तो मैं भी उनके साथ एक बार कैंपिंग के लिए चला गया। बहुत ज़्यादा मज़ा आई थी और फिर हम लोग हमेशा कैंपिंग के लिए जाने लगे। एक बार ऐसे ही हम पहाड़ों के ऊपर कैंपिंग करने के लिए गए थे। सुनने में आया था वो जगह कैंपिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। मैं पहले उस एरिया में नहीं गया था, मुझे ढंग से उस एरिया का नाम तो याद नहीं है, लेकिन वहाँ पर लोगों का जाना मना था। ये सब लोग काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी थे। इनको नए चैलेंजेस लेना,
नई चीज़ें करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। मैं थोड़ा सा डर के रहता था, लेकिन इन लोग के बार बार बोलने के बाद मैं भी वो चीज़ करने लगता था। एमा ने मुझसे बोला कि इस बार की कैंपिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है और वो बहुत ज़्यादा यादगार रहेगी, जो कि सच में रह गई, क्योंकि ऐसा अजीब सा घटना ही घटी हमारे साथ। हम किसी तरह एक लंबी चढ़ाई के बाद एक कैंपिंग लोकेशन पर पहुंचे। वहां से नीचे पूरा शहर साफ साफ दिखाई दे रहा था। रात के अंधेरे में पूरा शहर जगमग कर रहा था और ठंड की वजह से शहर एकदम बादलों के अंदर खो चुका था। हम लोग काफी ज्यादा ऊंचाई पर थे, लेकिन वहां से दृश्य बहुत ही सुंदर और प्यारा नजर आ रहा था। हम सबने हर बार की तरह अपना कैंप सेटअप किया और बैठ के एक दूसरे से बातें कर रहे थे। 4 कैंप्स लगे हुए थे और हमने चारों कैंप्स को अलग अलग डायरेक्शन में लगाया था और चारों कैंप्स के बीच में जलती हुई एक कैंप फायर, जिसकी रोशनी चारों कैंप पर बहुत आराम से पहुंच रही थी। वहां पर हवा थोड़ी सी तेज चल रही थी, क्योंकि पहली बार उस लोकेशन पर आए थे, तो कैंप फायर जल्दी बुझ जा रही थी, लेकिन हम उसमें लगातार लकड़ियां डाल के उसको जलाए रखे हुए थे। मुझे इस बार बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। वो जगह बहुत ज़्यादा अजीब थी, शांत, जैसे लग रहा था कि हमारे अलावा वहां पर कभी कोई आया ही ना हो। मैंने एमा से पूछा कि हमें शायद यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। नीचे बोर्ड लगा हुआ था और उसमें साफ साफ लिखा हुआ था, कैंप एट योर ओन रिस्क। यहाँ पर सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं था, ना फॉरेस्ट गार्ड, ना कोई पुलिस वाले। इमरजेंसी कॉल्स भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉपर कवरेज वहां पर नहीं थी। एमा ने मुझसे बोला कि मैं बिना वजह डर रहा हूँ। मैंने उसकी बात पर ध्यान दिया और फिर चुपचाप उन्हीं के साथ बैठा रहा। मैं फिजिकली वहां पर मौजूद था, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार मेरी नज़र उन अंधेरे जंगलों की तरफ जा रही थी, जिनके अंदर से हम अभी उजाले से होते हुए इस पहाड़ की चोटी पर आए थे और कैंप कर रहे थे। धीरे धीरे रात होती गई। सब अपने अपने कैंप्स के अंदर चले गए, लेकिन मैं जग रहा था। एंड्रू के तो खर्राटों की आवाज़ भी मुझे सुनाई दे रही थी और शैली और एमा भी शायद सो चुकी थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं कुछ देर तक वहीं पर बैठा रहा। मैं कुछ देर तक अपने कैंप में ही लेटा था, लगातार करवटें बदल रहा था। फिर मैं अपने कैंप से बाहर आया और कैंप फायर के पास जाके बैठ गया। पहाड़ों की तरफ ही देख रहा था। तभी अचानक से उन्हीं जंगलों में जिसमें से हम निकल कर आए थे, मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ किसी और की नहीं, किसी के भागने की थी। साफ साफ वो एक तरफ से दूसरी तरफ भागते हुए गया था। मेरा कोई वहम नहीं था, जंगलों से ज्यादा दूर भी हम नहीं थे। वो चीज काफी रफ्तार में भागते हुए गई। वो कोई जानवर था, इंसान, या क्या चीज थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं तुरंत भागते हुए एंड्रू के पास गया और एंड्रू को उठाया। मैंने कहा, एंड्रू, यहां पर कोई है, भाग रहा है, शायद कोई जानवर या फिर कोई इंसान। हमें उससे खतरा हो सकता है, उसके पास कोई वेपन या कोई ऐसी चीज हो सकती है जिससे वो हमें नुकसान पहुंचाए। एंड्रू इतना नींद में था कि वो उठ ही नहीं रहा था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं लगातार उसे नींद से उठाए जा रहा था और कुछ देर बाद वो उठ भी गया। काफी ज्यादा गहरी नींद में था, इसलिए थोड़ा बहुत गुस्से में भी, क्योंकि पूरे दिन की हाइकिंग से वो थक चुका था। मैंने उसे बताया कि यहाँ पर कोई है जो हम पे हमला कर सकता है। पता नहीं क्यों, पर मैंने उसको ये शब्द बोला। मेरे ये बोलते ही वो एकदम चौंक गया, तुरंत कैंप से बाहर निकल के आया। उसने अपने पास टॉर्च रखी हुई थी। उसने मुझसे पूछा कि मैंने उसको किस तरफ देखा। मैंने कहा कि मैंने उसे देखा नहीं, मुझे उसकी आवाज़ आई थी। वो एक तरफ से दूसरी तरफ भागते हुए गया था। जब मैंने उसे ये बताया तो वो गुस्से से मुझे देखने लगा। उसे लगा कि शायद मेरा कोई वहम है और मैं उसे डिस्टर्ब कर रहा हूँ, पर वो मेरा कोई वहम नहीं था। मैंने एंड्रू से लगातार उस चीज़ को बताने की कोशिश की, पर वो मान ही नहीं रहा था। उसने मेरे हाथ में टॉर्च थमाई। उसने कहा, वो जो भी है तुम उसे ढूंढ कर आओ, फिर मुझे बताना। ये बोलते हुए वो दोबारा कैंप के अंदर घुसने लगा। उसने जब टॉर्च मेरे हाथ में पकड़ाई थी तो वो ऑन थी। मैंने उस टॉर्च को हाथ में पकड़ा हुआ था और एंड्रू की तरफ देख रहा था और अपने कैंप की तरफ जा रहा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी उसी जंगल की तरफ थी। मैंने फिर उस रोशनी की तरफ देखा। वहां पर मुझे एक औरत दिखाई दी, जो कि बहुत ही ज्यादा लंबी थी, पतली। उसने शरीर पर एक भी कपड़े नहीं पहने हुए थे, लंबे बाल। वो वहीं पर ही खड़ी थी। मैं टॉर्च की रोशनी को लगातार उसी की तरफ पॉइंट आउट किए हुए था। मैं डर गया। चिल्लाते हुए मैंने एंड्रू को तुरंत बाहर बुलाया। इतना ज्यादा तेज चिल्लाया कि मेरे चिल्लाने की आवाज से मैं इतना तेज चिल्लाया
मैं इतना तेज चिल्लाया कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ से एमा और शैली दोनों लोग उठ गए। एंड्रू भी तुरंत बाहर आया। मैंने उसकी तरफ टॉर्च पॉइंट आउट किया हुआ था। वो लोग भी उठ के आए। उन्होंने भी उसे देखा। वो वहीं पर चुपचाप खड़ी थी, अपनी जगह से हिली भी नहीं। एमा ने उससे बात करने की कोशिश भी की। वो कुछ नहीं बोली। हम धीरे धीरे पीछे हटते गए। वो हमारी तरफ जंगल से निकल के धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए कैंप की तरफ आ रही थी और हम अपना एक एक कदम पीछे पहाड़ की तरफ बढ़ा रहे थे, उसी खाई की तरफ जहां से हमें वो पूरा शहर नजर आ रहा था। वो हमारी तरफ ही आ रही थी। शायद हम मर जाते, क्योंकि हमारे पास कोई और भागने का रास्ता भी नहीं था और उसकी भागने की रफ्तार हमसे जरूर ही ज्यादा तेज होगी। एमा भागते हुए तुरंत जंगल की तरफ चली गई। मैं, एंड्रू और शैली वहीं पर ही खड़े थे। उस औरत ने धीरे धीरे कदम हमारी तरफ बढ़ाए। एंड्रू और शैली भी भागने लगे, लेकिन मेरे डर की वजह से वहीं पर पैर जमे हुए थे। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। लगातार उसी की तरफ टॉर्च की हुई थी। वहीं पर ही खड़ा था। मुझे लगा कि आज तो मेरी मौत पक्की है। मैंने मन में सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। मैं चुपचाप अपनी आंखों को बंद कर लिया और चुपचाप वहीं पर ही खड़ा रहा। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आई और अंधेरे में गायब हो गई, जैसे कि वो वहां पर कभी थी ही नहीं। उसके गायब होते ही उसकी चिल्लाने की आवाज चारों ओर से गूंजी, जैसे कि वो वहीं पर है और ऐसा इशारा कर रही है कि हम वहां से चले जाएं। उसकी आवाज इतनी ज्यादा भयंकर थी कि मैंने अपने पैंट में ही टॉयलेट कर दी थी। मैं इतना ज्यादा डर गया था। डर की वजह से मेरे हाथ पैर बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे। मैं वहीं पर खड़ा होकर चिल्ला रहा था, रो रहा था, लेकिन वहां से हिल नहीं पा रहा था। 1 घंटा वहीं पर ही खड़ा रहा, फिर नीचे बैठ गया। कुछ देर बाद मेरे दोस्त लोग वहां पर आए। उन्होंने मुझे देखा, डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने देखा मैं वहीं पर बैठा हूँ, रो रहा हूँ। वो लोग आए, उन्होंने मुझे उठाया। धीरे धीरे सुबह भी होने लगी थी। मैंने उन्हें बताया जो कुछ भी मैंने देखा, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ। वो भी इतना डरे हुए थे कि उनको मेरी बात पर विश्वास करना पड़ा। हमारे पास इतना पर्याप्त समय था कि हम अपने कैंप को पैक करें। हमने अपना कैंप भी पैक किया और फिर धीरे धीरे उस पहाड़ से नीचे उतरने लगे। दोबारा उसी बोर्ड के पास पहुंचे जहां पर लिखा हुआ था कैंप एट योर ओन रिस्क। अब हमें समझ में आया कि शायद वहां पर कोई पैरानॉर्मल घटनाएं होती हों। इसी वजह से वो जगह मिस्टीरियस है। वहां पर कोई कैंपिंग करने नहीं चाहता है और लोगों को मना किया गया है। वहां का क्या राज है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और उस घटना के बाद हम लोग फिर कभी भी उस जगह पर कैंपिंग के लिए नहीं गए और करीबन 1 साल तक हम कहीं भी कैंपिंग के लिए नहीं गए। तो दोस्तों, ये थी कैंपिंग से रिलेटेड 2 घटनाएं। वीडियो थोड़ी सी लेट आई है क्योंकि मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।